जुले एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, तो आज हम एक न्यू टॉपिक रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसे हम कहेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, फॉर एग्जांपल लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिस मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। जब इंसिडेंट रे यहां पे पड़ता है तो एक्चुअली इस लाइट को ट्रैवल करना था स्ट्रेट लाइन में, लेकिन मीडियम चेंज होने की वजह से या ये टुवर्ड द नॉर्मल बैंड हो जाता है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द टू मीडियम। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, देयर आर टू लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ स्टेट्स इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होगा दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा। सो नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फॉर एग्जांपल ये जो दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास। जब लाइट एयर में ट्रैवल करता है तो इसका स्पीड c के बराबर होता है, एंड c इज इक्वल टू 3 into 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और जब लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करने लगता है तो उसका स्पीड थोड़ा सा कम हो जाता है। सो ग्लास में लेट सपोज इसका वेलोसिटी v है और एयर में इसका वेलोसिटी c। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन द वेलोसिटीज। वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ द लाइट डिवाइडेड बाय मीडियम में वेलोसिटी ऑफ द लाइट, इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और स्नेल्स लॉ स्टेटमेंट sin i upon sin r इज इक्वल टू म्यू, ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड। ये मीडियम 1 है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज c और v के बीच का रेशियो। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम सेकंड और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 का रेशियो। सो दिस इज डिफाइंड एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो फर्स्ट लॉ पे दोबारा आते हुए, सो ये हमारा इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड रे। इन दोनों के बीच का एंगल होंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट, इन दोनों के बीच का हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इंसिडेंट रे और नॉर्मल जिस प्लेन में लाई करेगा, रिफ्रैक्टेड रे भी उसी प्लेन में ही लाई करेगा। रिफ्रैक्टेड रे यहां या पीछे की तरफ या दाएं बाएं कहीं बेंड नहीं होगा, ये उसी प्लेन में बेंड होगा जिस प्लेन में ये दोनों लाई करता है। सो दिस इज फर्स्ट लॉ स्टेटमेंट। सेकंड लॉ स्टेटमेंट ये है sin i अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो है दैट रेशियो इज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम कहेंगे मीडियम सेकंड विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, एंड दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ रिफ्रैक्शन। This law is known as Snell's law of refraction. इसका एक और sin i upon sin r, this is equal to μ2 upon μ1, cross multiplying μ1 upon sin i, this is equal to μ2 upon sin r. So second law का एक और statement को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम और उसके साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट, साइन ऑफ थीटा, सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके साइन थीटा। अगर मीडियम लाइट एक और मीडियम में ट्रैवल करेंगे आर, तो इस मीडियम थर्ड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसी का साइन थीटा, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू साइन एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज कांस्टेंट। नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल पास होता है तो लाइट टुवर्ड द नॉर्मल बेंड या इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगा कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये डिपेंड करेंगे इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सेकेंड लॉ का जो दूसरा स्टेटमेंट मैंने बताया, म्यू इंटू साइन आई दिस इज इक्वल टू μ1 इंटू साइन आई दिस इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। लेट्स सपोज जो ये हमारा एंगल है, दिस एंगल इज वेरी स्मॉल। अगर एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सो ये वाला स्टेटमेंट μ1 इंटू थीटा दिस इज इक्वल टू μ2 इंटू थीटा। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स शुड बी ऑलवेज कांस्टेंट। अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो एंगल कम होगा। सो ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, सो म्यू ज्यादा है। फर्स्ट केस, इफ μ1 इज लेस देन μ2 तो θ1 शुड बी ग्रेटर देन θ2। तो उस केस में ये बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेकेंड केस, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 is greater than μ2 then θ1 is greater than θ2। उस केस में ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और फर्स्ट वाले केस में ये बेंड होगा टुवर्ड द नॉर्मल। तो हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के ऊपर रिफ्रैक्शन कैसे होगा। सो दिस इज इंटरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सो लेट्स सपोज दिस इज एयर और ये हमारा पास ग्लास है, सो जिसका थिकनेस इज T। लाइट जब इंसिडेंट होगा यहाँ पे तो इस सरफेस पे इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन होगा, इसकी वजह से ये बेंड टुवर्ड द नॉर्मल बिकॉज ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है। सो जब ये इस सरफेस पे इंसिडेंट होगा तो फिर एक इंटरफेस सेपरेटिंग द टू मीडियम, यहाँ पे एक और रिफ्रैक्शन होगा। इस रिफ्रैक्शन में इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो अगर ये हमारे पास पैरेलल सरफेसेस है तो ये जो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर, तो ये कितना शिफ्ट हुआ साइड वाइज इसे हम डिफाइन करेंगे लैटरल शिफ्ट। इतना ये शिफ्ट हो चुका है। सो लेट्स सपोज दिस इज डी। इस चार्ट में हम देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट इज लेस देन एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये और ये बराबर होगा क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो एंगल ऑफ आर, ये भी आर है, तो इसका जो रिफ्रैक्शन होगा ये ज्यादा एंगल से होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर दिस सरफेस, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। ये इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज आर, ये दोनों बराबर है तो इसको हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये इमर्जेंट रे है तो इसको हम ई से डिफाइन करेंगे। नाउ हमें ये वाला फाइंड करना है, कितना ये शिफ्ट हो चुका है अपने पाथ से साइड वाइज, कितना शिफ्ट हुआ, उसे हम कहेंगे लैटरल शिफ्ट। इसको डिराइव करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे।
अगर हमारे पास टू लाइन इंटरसेक्टिंग होते तो वर्टिकल एंगल ये ऑलवेज इक्वल, तो ये वाला एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा। अगर ये एंगल I है, ये R है, तो ये वाला जो रिमेनिंग एंगल होगा दिस इज I माइनस R। सो उसके बाद हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे OQK। इस ट्राइंगल में से हम ये फाइंड आउट कर सकता है इफ दिस एंगल इज नोन, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नोन है तो I माइनस R इज आल्सो नोन टू अस। तो ये वाला एंगल पता है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला इसको हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम दिस ट्राइंगल। सो दो ट्राइंगल लेंगे, उसमें से हम जो जो फाइंड आउट करेंगे उसको मैं यहां पे लिखूंगा। इन ट्राइंगल OKQ, OKNQ, ये वाला ट्राइंगल, दिस इज D, ये वाला एंगल है I माइनस R। लेट सपोज ये हमारा पास है X, तो साइन थीटा I माइनस R, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो D अपॉन X। सो D अपॉन X इज इक्वल टू साइन ऑफ I माइनस R, क्रॉस मल्टीप्लाई D इज इक्वल टू X साइन ऑफ I माइनस R। ये हमारा पास इक्वेशन 1 है। नेक्स्ट हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे फ्रॉम इन ट्राइंगल ON डैश एंड Q, ON डैश एंड Q, इसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज 90 डिग्री, ये हमारा पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये थिकनेस T है, ये वाला X है। सो X हम यहां से फाइंड आउट करेंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ R। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहां मल्टीप्लाई कॉस थीटा को यहां, T अपॉन कॉस ऑफ R, दिस इज इक्वल टू X। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। यहां से X को निकाल के हम यहां पे पुट आउट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगा D इज इक्वल टू T अपॉन कॉस ऑफ R इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो लेटरल शिफ्ट कितना होगा ये डिपेंड करेगा एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर, और जो टर्म है T अपॉन कॉस ऑफ R इंटू साइन ऑफ I माइनस R। सो ये हो गया हमारे पास लेटरल शिफ्ट। नेक्स्ट हम इसमें डिफाइन करेंगे नॉर्मल शिफ्ट। जैसे कि जब भी हम पानी में किसी चीज को देखते हैं तो पत्थर या कॉइन कुछ भी जमीन पानी के नीचे पड़ा हुआ उसे थोड़ा ऊपर उठा हुआ हमें दिखाई देता है, तो वो कितना ऊपर उठा हुआ है उसे हम कहेंगे नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट को हम फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट डेरिवेशन के लिए अगेन वी विल यूज ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स। नॉर्मल शिफ्ट का जो डेरिवेशन है मैं चाहता हूं कि बच्चों ये आप लोग अपने कॉपी पे खुद करें, उसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा। हिंट के लिए आप यहां पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है हमारे पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जो हमारे आंखों में रिफ्लेक्टेड रे, हमें ऐसा लगेगा कि ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ इमेज से डायरेक्ट आ रहा है। सो ये वाला दो ट्राइंगल लेना आप, एक ये वाला एक ये वाला ट्राइंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट ये दोनों बराबर होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये बराबर होगा, ये और ये एंगल बराबर होगा। इन दोनों ट्राइंगल में से आपने ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना, फिर बड़े वाले डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस डेप्थ माइनस कर लेना, ये हमारा रियल डेप्थ और ये एपरेंट डेप्थ। फ्रॉम दैट टू इक्वेशन हमारे पास जो लास्ट में जो टर्म होगा d इज इक्वल टू टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। ये आप लोग खुद अपने कॉपी पे करना। तो बच्चों एक बार मैं फिर आपको लैटरल शिफ्ट और नॉर्मल शिफ्ट जो मैंने आज पढ़ाया, लैटरल शिफ्ट में ये कि इंसिडेंट रे और जो एमर्जेंट रे दे आर पैरेलल टू ईच अदर, उसमें से जो शिफ्ट होगा ये लैटरल शिफ्ट। और नॉर्मल शिफ्ट में ये कि जो पानी के डेप्थ पे जो चीजें हैं वो हमें थोड़ा ऊपर उठाए हुए दिखाई देगा, सो दैट इज नॉर्मल शिफ्ट। ये आप लोग खुद अपने कॉपी पे करना, एक दो बार कर लेना ताकि आपको ये अच्छी तरह समझ आए। जब तक आप लोग ये खुद नहीं करोगे तब तक आपके माइंड में ये चीजें
नहीं बैठेंगे। तो ये चीजें आप एक बार कर लेना, उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगा तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू जुले। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है 4 टाइप्स के होते हैं: आयनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड मेटालिक सॉलिड्स। फर्स्ट हम देखेंगे इनमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से प्रेजेंट है। आयनिक सॉलिड के केस में आयंस प्रेजेंट होते हैं। आयंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाइन एंड एनाइन। कैटाइन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, एनाइन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। नेक्स्ट, कोवेलेंट सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। एटम्स हमारे फॉर एग्जांपल कार्बन आइटम, सिलिकॉन आइटम, इस तरह एटम्स प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट, जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं फॉर एग्जांपल वाटर, H2O, HCl, I2H2, इस तरह मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। मेटालिक सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मेटल आइटम होते हैं। मेटल आइटम होते हैं आयरन आइटम, इस तरह मेटल आइटम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इनमें बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्स कौन से प्रेजेंट है। आयनिक सॉलिड्स में प्रेजेंट होते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किसे कहेंगे? आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसी को हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड, और हम इसको कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड में जो बॉन्डिंग होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड उसे कहेंगे जो बने हुए हो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनते हैं उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में जो फोर्स होते हैं वो वैन डर वाल्स फोर्स होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स जो होते हैं वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये जो वैन डर वाल्स फोर्स जो होते हैं वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। आपने पढ़ा है ऑलरेडी क्लास 11th में। लंडन फोर्स होते हैं, डायपोल फोर्स होते हैं, डायपोल फोर्स होते हैं, नेक्स्ट होते हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्स होते हैं। नेक्स्ट होते हैं 4th वाले होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गए 4 टाइप्स ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। मेटालिक सॉलिड्स में जो बॉन्ड होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड होते हैं। मेटल के एक प्रॉपर्टी होते हैं, मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। मेटल जो है वो रेडिली लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन को, रेडिली इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, वो फॉर्म करते हैं मेटल आयंस को एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मेटल आयंस होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इसको हम कर्नल भी कहते हैं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो हमें पता है। जो इन दोनों के बीच में पॉजिटिवली चार्ज कर्नल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, डू नॉट अलो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और
करंट भी कह सकते हैं हम। इंसुलेटर उन सब्सटेंस को कहते हैं जो एलो नहीं करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं, मगर कंडक्टर होते हैं मॉल्टन स्टेट एंड एक्वस सॉल्यूशन में। कंडक्टर, कंडक्टर उसे कहेंगे जो इजिली एलो करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो इजिली एलो करते हैं उसे हम कहते हैं कंडक्टर। जो ये आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं सॉलिड स्टेट में, कंडक्टर होते हैं मॉल्टन स्टेट एंड एक्वस स्टेट में। कोवैलेंट सॉलिड्स जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, मगर इसमें एक एक्सेप्शन है, जो हमारे ग्रेफाइट जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं, मेटल एटम्स मेटालिक सॉलिड जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, सॉलिड स्टेट में भी होते हैं, मॉल्टन स्टेट में भी होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे इनकी फिजिकल नेचर क्या है। आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कोवैलेंट सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। इसमें एक एक्सेप्शन है, जो ग्रेफाइट होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, मगर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो वो वाले मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होते हैं वो हार्ड होते हैं। मेटालिक सॉलिड्स पता है मेटल हमेशा हॉट ही होते हैं। नेक्स्ट हम इनके एग्जांपल्स करेंगे। आयनिक सॉलिड्स का एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फेट। कोवैलेंट सॉलिड्स का एग्जांपल है डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का एग्जांपल है HCl, I2, H2, वाटर आइस और कार्बन डाइऑक्साइड। मेटालिक सॉलिड्स का एग्जांपल है आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड सिल्वर। ये हो गए टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। फर्स्ट क्रिस्टल लैटिस किसे कहेंगे? A regular three-dimensional arrangement of constituent particles को ही हम कहते हैं crystal lattice। Regular three-dimensional arrangement of constituent particles को ही हम कहते हैं crystal lattice। जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रेगुलरली अरेंज करें थ्री डायमेंशनल में स्पेस को, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। फॉर एग्जांपल ऐसे हम अरेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। ये जो पॉइंट है हम इसको कहते हैं लैटिस, लैटिस साइट कहते हैं, और हम इसको कह सकते हैं लैटिस पॉइंट भी। ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को। जब हम इन कॉन्स्टिट्यूएंट इस लैटिस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है थ्रू स्ट्रेट लाइंस, तब ये जनरेट करता है इंटायर लैटिस को। ज्योमेट्री ऑफ लैटिस हमें मिलेंगे जब हम इसको कनेक्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तब हमें मिलेंगे ज्योमेट्री ऑफ लैटिस। ये जो स्मॉल पोर्शन है, जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, जो कि रिपीट हो रहा है, हर डायरेक्शन में रिपीट होते हैं, इस स्मॉल पोर्शन को हम कहते हैं यूनिट सेल। नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट सेल क्या होते हैं। A smallest portion of crystal lattice होते हैं which when repeat होते हैं different direction में, which when repeat in different direction
डायरेक्शन में जब रिपीट होंगे तो जनरेट होंगे एंटायर लेटेक्स। इसलिए हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल वो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस होते हैं जो जब रिपीट होते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जब रिपीट होते हैं तो हमें पूरा लैटिस मिलते हैं। इसी को हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है फर्दर ऑफ टू टाइप के होते हैं। हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल, दूसरा है हमारे सेंटर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसको हम सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल पर ही प्रेजेंट होते हैं, इस तरह। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो प्रेजेंट है सिर्फ कॉर्नर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर होते हैं। प्रिमिटिव यहाँ पर कॉर्नर जो होते हैं वो 8 होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल उस यूनिट सेल को कहेंगे जहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेंटर्ड यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं पोजीशन अदर देन कॉर्नर। अदर देन कॉर्नर को, कॉर्नर पे तो होते हैं, इन एडिशन अदर पोजीशन पे भी प्रेजेंट होते हैं। ये फर्दर ऑफ 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर प्लस सेंटर्ड ऑफ ईच फेस पर। कॉर्नर प्लस सेंटर्ड ऑफ ईच फेस पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट है हमारे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर प्लस बॉडी सेंटर्ड के, बॉडी के बीच में, बॉडी सेंटर्ड पर प्रेजेंट होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इस तरह प्रेजेंट होते हैं। ये जो है हमारे यूनिट सेल है इसके बीच में प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट होंगे इसके बीच में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर पर प्लस सेंटर्ड ऑफ एनी टू अपोजिट फेस पर। मान लो इसको हम कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम कहेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं इन अ यूनिट सेल। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स इन यूनिट सेल। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट होते हैं वो हम करेंगे। फर्स्ट हम निकालेंगे नंबर ऑफ आइटम्स इन सिंपल यूनिट सेल में कितने होते हैं। सिंपल यूनिट सेल में पता है हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर पर ही प्रेजेंट होते हैं, और ये एक जो कॉर्नर होते हैं वो शेयर करता है, 8 यूनिट सेल शेयर करता है एक कॉर्नर को। यहाँ पर आप देख लो, ये जो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, ये जो कॉर्नर है इसको शेयर कर रहा है 8 यूनिट सेल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर पार्टिकल्स होंगे 1/8। टोटल हमारे पास है कॉर्नर पार्टिकल्स 8 कॉर्नर पार्टिकल्स है, तो कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कॉर्नर पार्टिकल्स हो गए 8 इंटू 1/8 विच इज इक्वल्स टू 1, 8 1 1, ठीक है। ये हो गए 1। जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स इन सिंपल यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, 1 ही आइटम्स होते हैं। बाकी नेक्स्ट हमें करना है नंबर ऑफ आइटम्स इन सिंपल इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जुले
झूले बच्चों, तो कल हमने किया था ये एपी सीरीज का 5.2 एक्सरसाइज, तो इसमें कुछ क्वेश्चन बच गया था, तो वो क्वेश्चन आज हम शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कल हमने किया था ये क्वेश्चन नंबर 6 तक, आज मैं क्वेश्चन नंबर 9 आपको करा के दूंगा, तो इसको अच्छी तरह से समझिए ताकि आप बाकी जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा उसको आप कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप समझिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 respectively, which term of this AP is 0? तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक एपी सीरीज का हमें थर्ड और नाइन्थ टर्म दिया हुआ है, गिवन है। अब हमें क्या निकालना, उस एपी सीरीज में 0 किस टर्म पे आ रहा है वो हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जो गिवन है वहीं से आप शुरू कीजिए। गिवन क्या है, एक तो हमें थर्ड टर्म दिया हुआ है, एक नाइन्थ टर्म दिया हुआ है। थर्ड टर्म हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है, और नाइन्थ टर्म कितना दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है। हमें हमेशा जो गिवन है गिवन से चलना है। तो यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, एक हमें दिया हुआ है थर्ड टर्म, दैट इज A3। थर्ड टर्म को हम A3 कहते हैं। तो थर्ड टर्म कितना दिया हुआ है बच्चों, थर्ड टर्म है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 4। तो थर्ड टर्म को हम लिखते हैं A + 2D, जो पहले भी मैंने आपको बताया था, इज इक्वल टू 4। तो इसको फिलहाल आप फर्स्ट इक्वेशन मान के रख लीजिए। उसके बाद दूसरा गिवन क्या है, नाइन्थ टर्म दैट इज A9। A9 भी हमें दिया हुआ है। A9 कितना दिया हुआ है हमें, A9 दिया हुआ है -8। अब A9 को हम जनरल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, जो पहले मैंने आपको सिखाया था, A + 8D। ठीक है बच्चों, तो A + 8D इक्वल टू कितना है, -8। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब आपने चैप्टर थर्ड किया है, तो कल भी मैंने आपको बोला था कि ये दोनों इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये दोनों इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में है। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसमें वेरिएबल्स हम कैसे निकालते हैं, जो कल मैंने 3 मेथड बताया था, उसमें से हम फिर से हम वही इलिमिनेशन मेथड से इसको निकालेंगे। तो इलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, नाउ फर्स्ट माइनस सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, A + 2D = 4। इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, A + 8D = -8। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट में से सेकंड को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है बच्चों, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ एक के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, कांस्टेंट में क्या है, एक +4 है, दूसरा +8 है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा +12। अब यहाँ देखिए, एक के आगे प्लस है, एक के आगे माइनस है, तो 8D में से हम 2D निकालेंगे तो कितना आएगा, तो हमारे पास आएगा 6D। तो बड़े के आगे माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। अब यहां पर क्या है, दोनों सेम है, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से हमें क्या मिलेगा, D मिल जाएगा। तो D = कितना आएगा, 12 / -6, दैट इज 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, D = -2। ठीक है बच्चों, आप देखिए, अब हम D को फर्स्ट में पुट करके A निकालेंगे। D को फर्स्ट में पुट करके हम क्या निकालेंगे, A निकालेंगे। तो A क्या आएगा, पुट D = -2 इन फर्स्ट। तो हमें क्या मिल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन ये वाला है बच्चों, ये देखिए, A + 2D = 4, A + 2D, D की जगह हम क्या लेंगे, D की जगह -2 लेंगे, -2 = 4। तो ये A क्या आ जाएगा, A +2 × -2 क्या आएगा, +- 2 × 2 = 4 = 4। तो A = 4, माइनस साइन वहां जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, -4 वहां उस साइड +4 हो जाएगा। तो A क्या आ गया हमारे पास, 8 आया। A और D हमें मिल गया। अब हमें क्या निकालना है कि 0 किस टर्म पे है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
तो उसके लिए हम करेंगे बच्चों, जब कल मैंने बताया था कि ए एन क्या है, ए एन एक जनरल टर्म है। जब कोई भी टर्म हमें मालूम नहीं हो तो हम सपोज ले सकते हैं कि ए एन इज दैट टर्म। तो हम यहां सपोज करेंगे कि लेट ए एन इज इक्वल टू 0। हम 0 को कौन सा वाला टर्म मानेंगे, nth टर्म मान के चलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि ए एन को हम किस तरह लिखते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब ए हमारे पास क्या था बच्चों, ए हमारे पास था, ए क्या है, ए 8 है, ए क्या आया हमारे पास, 8 आया, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी क्या आया था हमारे पास, डी हमारे पास आया था -2। तो डी की जगह हम क्या पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे इक्वल टू 0। तो इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, तो ये आएगा n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू प्लस 8 को उस साइड ले जाइए तो ये हो जाएगा -8। तो ये इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय -2। माइनस कैंसिल हो गया तो 2 1 2, 2 4 8, दैट इज n इज इक्वल टू 4। -1 को उस साइड ले जाइए तो ये +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू 5। तो n क्या आया, 5 आया, दैट इज, अब n को यहां पुट कीजिए तो ये क्या बन जाएगा, a5 मींस 5th टर्म। तो हम लिख सकते हैं 10 5th a5 of this term is 0। इस तरह हम निकाल सकते हैं। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि a5 0 आता है कि नहीं है। तो उसके लिए आप हम चेक करेंगे। ये आपको जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको थोड़ा ये चेक करने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या है कि 5th टर्म, इस एपी सीरीज का कौन सा टर्म 0 आ रहा है, 5th टर्म 0 आ रहा है। अब हम चेक करेंगे कि 5th टर्म असल में 0 आता है कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5th टर्म को देखें। 5th टर्म को हम कैसे लिखते हैं, a5 को लिखते हैं a प्लस 4d, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया, a कितना है हमारे पास, a आया था 8 प्लस 4 इंटू डी, डी कितना था हमारे पास, -2। तो इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, ये आएगा 8 प्लस माइनस 4 2 8, तो 8 माइनस 8 कितना आ रहा है, 0। इस तरह हम चेक कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो उससे पहले क्वेश्चन नंबर 13 करने से पहले क्वेश्चन को थोड़ा समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें ये पूछा गया है कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होते हैं। तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 100 से शुरू होके 999 तक जितने भी नंबर है उन सबको हम 3 डिजिट नंबर कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये निकालना है कि कितने 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम वो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करेंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन 13, उसके लिए हम फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 वो फाइंड करने के लिए हम करेंगे 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो कितना आएगा, ये 7 1 जा 7, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आया 3, 0 नीचे आएगा, 7 4 जा 28। अब हमने क्या करना है, अब हमें 3 डिजिट नंबर में चाहिए वो नंबर, तो 100 से हमने ज्यादा लेना है, ठीक है। ये 30 से जो 7 से हम जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो 30 से ज्यादा होना चाहिए, ताकि हमें ये पता चल जाए कि वो कौन सा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होता है। तो 7 4 जा 28 छोटा हो रहा है, 7 5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35। अब देखिए बच्चों, 0 यहाँ पर कब आता है, जब यहाँ पर 5 होता है। 35 में से 35 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ 5 कब आएगा, जब यहाँ 5 होगा। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो कितना है, यहाँ पर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज
105। इसी तरह हम एक एपी सीरीज यहां पर फॉर्म करेंगे। तो नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर कितना होगा? 105 पे फिर से एक 7 8 कीजिए तो कितना आएगा? 112 आएगा। उसके बाद कौन सा 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल होगा? उसके लिए फिर से एक यहाँ पर एक 7 8 कीजिए, दैट इज 119। उसी तरह अब हमने लास्ट 3 डिजिट नंबर फाइंड करना है जो 7 से डिवाइड होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे? अब हम 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1000 कौन सा डिजिट है? 4 डिजिट नंबर है। अब हमने जस्ट 1000 से जस्ट वो कम 3 डिजिट वाला नंबर लेंगे जो 7 से डिवाइड होता है। उसके लिए वो फाइंड करने के लिए हम 1000 को 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 0। अब 7 3 जा करेंगे तो 21, और तो 21 यहाँ आएगा तो यहाँ पर भी 21 होना चाहिए। यहाँ 21 होगा तो यहाँ क्या होगा? 1001 होगा। दैट इज 4 डिजिट नंबर। हमें 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा? 20 से छोटा। तो यहाँ 3 डिजिट में लाने के लिए हम 30 यहाँ पर ज्यादा लेते थे, अब यहाँ पर 20 से छोटा लेंगे क्योंकि हमें वो 3 डिजिट नंबर में चाहिए, 4 डिजिट नंबर में नहीं चाहिए। और 21 लेंगे तो वो 4 डिजिट वाला हमें मिल जाएगा, इसीलिए 20 से कम वाला हम लेंगे यहाँ पर। तो 7 2 जा 14। देखिए बच्चों, अब 0 कब आता है? जब यहां पर कितना? 14 होता है। 14 करने के लिए 20 में से कितना घटाना पड़ेगा? हमें 6 घटाना पड़ेगा। तो यानी कि यहां 16 आने के लिए 1000 में से हमें 6 घटाना पड़ेगा। तो अब जब 1000 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा? 994। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7 इज 994। ठीक है बच्चों, अब हमें एक सीरीज ऑफ नंबर मिल गया, सीरीज ऑफ 3 डिजिट नंबर मिल गया विच इज डिविजिबल बाय 7। अब हमें क्या करना है कि कितने 3 डिजिट नंबर से जो 7 से डिवाइड होते हैं, तो उसके लिए कितना होगा? 1 2 3, बीच में भी कुछ नंबर्स होंगे यहां तक, तो उसको फाइंड करने के लिए अगेन हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर हमें क्या निकालने के लिए कह रहा है? यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n निकालने के लिए यहां पर पूछा गया है। ठीक है, लास्ट वाले टर्म को हम an कहते हैं जी, लास्ट वाले टर्म को हम an कहते हैं, फर्स्ट वाले टर्म को हम a कहते हैं। कॉमन डिफरेंस जो इन दो नंबर के बीच को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। अब हमें यहाँ हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन डिफरेंस भी है, लास्ट टर्म भी है। अब हमने निकालना क्या है? हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, दैट इज n निकालना है। तो अब आप जब आपके पास एक सीरीज हो तो इजीली, एपी सीरीज हो तो इजीली आप नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। जब हमारे, तो देखिए an इज इक्वल टू, यहां से आप शुरू कीजिए, an इक्वल टू कितना आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an कितना है? n हम लास्ट टर्म को भी कहते हैं। जब किसी एपी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स n हो तो हम लास्ट टर्म an को लास्ट टर्म भी कहते हैं। उसको कभी कभी हम l से भी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर n कितना है? n इज द लास्ट टर्म 994 इक्वल टू a इज द फर्स्ट टर्म वी हैव 105 प्लस n वी हैव टू फाइंड n माइनस 1 इंटू डी। व्हाट इज डी? डी इज 7। हमें पता है क्योंकि ये सारे 3 डिजिट नंबर्स 7 के डिविजिबल है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 7 होगा, 7। अब इसको सिंप्लीफाई करके आप n निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। ये प्लस 105 को इस साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा माइनस 105। तो 994 में से 105 को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 994 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो 4 में से 5 तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से कैरी करेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो ये कितना आएगा? 9। यहाँ पर कितना बचा? 8 में से 0 8, तो यहाँ कितना है? 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा? 8 आएगा। ये आएगा जी 8 आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 889 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7। अब 7 को हम नीचे लाके डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटू है तो उस साइड लाएगा तो ये डिवीजन हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कीजिए, 7 1 7, 7 1 7, तो ये कितना हो गया? 18 हो गया। 7 2 14, तो
तो 18 में से 14 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बचेगा, 4 यहाँ जाएगा 49, 7 7 जा 49, तो ये हो जाएगा 127। तो -1 को इस साइड ले आइए, ये +1 इक्वल टू n, दैट इज n इक्वल टू 128। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि कितने 3 डिजिट नंबर्स है जो 7 से डिवाइड होता है, दैट इज 128 3 डिजिट नंबर्स आर देयर which are divisible by 7। तो हम वहीं लिखेंगे यहाँ पर 10, there are 103 digits numbers which are divisible by 7। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लिख सकते हैं 10 there are 128 3 digit numbers which are divisible by 7। तो बाकी हम कल करेंगे जुले।